हूं आपके साथ सानी सहर ने। दर्शकों, केंद्र सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। अब केंद्र सरकार देश में 30 साल से ऊपर वाले 79 करोड़ लोगों को शुगर, बीपी, कैंसर जांच करने जा रही है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गैर संक्रामक रोगों एनसीडी की पहचान के लिए एक गहन स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है, जो 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। और इस अभियान के तहत यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कितने लोग गैर संक्रामक रोगों से पीड़ित है, या चपेट में है, या फिर उन्हें अन्य कोई बीमारी तो नहीं है। 30 वर्ष से अधिक की महिला पुरुष इसमें शामिल होंगे, जिनकी जांच की जाएगी। और आपको यह भी बता दें कि इन दिनों भारत में मुंह के कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जिसे कहते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर तेजी से फैल रहे हैं। और इस अभियान के तहत यह भी पता लगा जाएगा कि किस तरह से ये जो युवा वर्ग है, जो 30 वर्ष की उम्र से भी कम उम्र के लोगों को भी ये चीजें देखने को मिल रही है। तो 30 वर्ष से अधिक के पुरुष और महिलाओं में ये पहल जो अभियान के तहत की जा रही है, इसमें ये बीमारियों का भी पता लगाएंगे। उसके बाद उनको सलाह दी जाएगी कैसे इस बीमारी से लड़ना है, कैसे उनका अगला स्टेप होगा, कैसे इसे रोकना है, क्या ये प्रारंभिक अवस्था में है या ये गंभीर अवस्था में। सारी चीजें इस अभियान के तहत पता लगाने की कोशिश केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग करेगा। तो आज इसी पर हमारी ये चर्चा है, और हमारे साथ आज विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, जिसमें कि डॉक्टर विजय भार्गव जुड़ेंगे, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर प्रदीप सोनी जुड़ेंगे जो एमडी मेडिसिन है, और डॉक्टर सूर्या बाली जुड़ेंगे जो कि एम्स भोपाल से हैं। तो हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों मेहमान इस चर्चा में जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय भार्गव, डॉक्टर प्रदीप सोनी, डॉक्टर सूर्या बाली, तीनों का बहुत स्वागत है। आवाज मिल रही है सर आपको? सर, जैसा कि जी सर, आपका चर्चा में स्वागत है। और हम आपसे सर सबसे पहले डॉक्टर विजय आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो सरकार की पहल है, इसमें ये गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं सर, और इनकी जो स्क्रीनिंग की जो अभियान जो आज से शुरू हो रहा है, जल्द से जल्द शुरू कर रही है भारत सरकार, उसमें कितना इन लोगों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं ये भी लोगों को मालूम नहीं है, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को कि भारत में पहले जब डेवलपिंग कंट्री हम लोग अभी भी हैं, लेकिन हम लोग डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों की तरफ जा रहे हैं, विकासशील देशों से। तो जब विकासशील देश हुआ करते थे तब कॉलरा, डिसेंट्री, हैजा, मलेरिया, इन वजहों से डेथ ज्यादा थी, इन्फर्टिलिटी ज्यादा थी, और मुख्य कारण संक्रामक रोग थे। संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति को फैल सकते हैं। जी, वेस्टर्न वर्ल्ड में संक्रामक रोग उतने नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, सर्दियां ज्यादा होती हैं और हेल्दी क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ पे जो है ना इन्फेक्शियस लाइफस्टाइल डिसीजेज ज्यादा थी। अभी हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वेस्टर्नाइज हो रहा है, खान पीन में फैट बढ़ रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लग्जरी बढ़ गई है, हम लोग गाड़ियों से आते जाते हैं, और धीरे धीरे हमारा फिजिकल लेबर कम हो रहा है और मेंटल स्ट्रेस और मेंटल लेबर बढ़ रहा है, जो अल्टीमेटली हार्ट डिसीज, कैंसर और इन सबको बढ़ावा दे रहा है, मोटापा। और ये सभी बीमारियां जो एक मरीज से दूसरे को नहीं फैल सकती, ये गैर संक्रामक होती है। तो गैर संक्रामक रोग अब संक्रामक को ओवरलैप कर गए हैं, और भारत में जो डेथ है वो संक्रामक रोगों से कम होकर गैर संक्रामक रोगों से ज्यादा हो गई है, और ये और बढ़ने वाला है। तो जैसे जैसे संक्रामक रोगों के लिए वैक्सीनेशन, हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटेशन, हर घर में बाथरूम, लैट्रिन, फिर सारी फैसिलिटीज हो रही हैं, तो संक्रामक रोग ऑब्वियसली कम होने वाले हैं। जब गैर संक्रामक रोग बढ़ेंगे तो उनकी स्क्रीनिंग और उस पर जो मोर्टेलिटी है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर तो उस पर ध्यान दे ही रहे हैं, और समाज को भी इसके लिए ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि गैर संक्रामक रोग जो है ना उनका कंट्रोल इतना आसान नहीं है। संक्रामक रोग में तो हम संक्रमण का कारण जानते हैं, जैसे मलेरिया में हम एंटी पैरासाइट दवाई दे देंगे या डायरिया के लिए ट्रीटमेंट दे देंगे तो वो ठीक हो सकता है, पर गैर संक्रामक रोग स्लो होते हैं और उनका निदान उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग हार्ट डिसीज में उसको डेवलप होने से रोकें तो बेहतर है। एक बार डेवलप हो गया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग हार्ट डिसीज हो जाती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर, ऑलमोस्ट ये लाइफ लॉन्ग डिसीजेज है। तो इसमें बचाव बेहतर है, बचाव पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो एक डिक्टम है, हम उसको पकड़ के चले। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, इस पे ध्यान दिया, अभी शुरू किया है। और इसके लिए स्क्रीनिंग जो प्रोग्राम है उसमें 3 बीमारियां मुख्य तौर पे,
महिलाओं में गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर, उसके लिए अब वैक्सीनेशन भी आने वाला है, जो इंडियन गवर्नमेंट उसको नेशनल इम्यूनाइजेशन इंस्टीट्यूट में शामिल कर रही है। उसके बाद इसका इंसिडेंस कम होगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी जिन ठीक महिलाओं है। को हम वैक्सीनेट करेंगे, अगले 30 साल बाद उनको सर्वाइकल कैंसर का ठीक इंसिडेंस है कम सर, होगा। मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ दो गेस्ट और जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जी प्रदीप सोनी। सर, जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सर ने जैसे कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात तो हमेशा से लागू होती है, पर आजकल लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ये मुहावरा जानने के बाद भी लोग उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाने वाली है इस अभियान के तहत, तो ये कैसे होगा? रियल टाइम मॉनिटरिंग आपसे जानना चाहेंगे। और जो ये अभियान है, इसमें जो परिवार से जो हिस्ट्री पूछी जाएगी, उसमें आप एमडी मेडिसिन है, क्या सजेशन देना चाहेंगे इस चर्चा के माध्यम से? दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। काफी हद तक डॉक्टर विजय भार्गव ने सारी चीजों पे अपना प्रकाश डाला है। और जो रियल टाइम स्क्रीनिंग है, जैसे हम अगर डायबिटीज की स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर है, खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर है, एक HbA1c टेस्ट होता है जो हमको पिछले 3 महीने में ब्लड शुगर लेवल कैसा है उस पर ही हमको जानकारी मिलती है। सर, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होगी इसमें। जी बताइए सर, और बताइए, आप ये भी बताना चाहेंगे कि क्या परिवार में जो हिस्ट्री होती है आज जी अभी इस अभियान का, सर प्रदीप सोनी जी, देखिए आपको ये बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा कि ये जो अभियान है ये मुफ्त है, और 30 वर्ष से उम्र के ज्यादा लोगों को, महिलाएं पुरुष उसमें जो भी हैं, उसमें मुफ्त उनकी जांच की जाएगी सरकार की ओर से। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। तो इस जांच में ये पता बिल्कुल, लगाने ये की सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। हम्म, और इसमें हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वो सेल्फ वॉलंटरी होके आगे आएं और अपनी स्क्रीनिंग करें। ठीक है। आपसे इसमें आपका भी बहुत ज्यादा, मीडिया का भी बहुत ज्यादा रोल रहेगा कि जी, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और खुद से वॉलंटरी होके आएं, बिल्कुल ठीक कहा आगे आपने, आएं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सूर्या बाली जी से मैं सवाल करना चाहूंगी। सर, आप ये बताइए कि जिस तरह से इस अभियान के तहत ये जांच की जाएगी जिसमें बीएमआई, कमर का माप, ब्लड शुगर लेवल चेक होगा, साथ में परिवार में किस तरह की हिस्ट्री है, ये सब जानकारी अब मुफ्त में डोर टू डोर संपर्क करके ये ली जाएगी, और शाम को 6 बजे केंद्र मंत्रालय में इसको उनको अपलोड भी करनी है, शाम को 6 बजे हर रोज। तो ये सब चीजें होने वाली हैं। तो सर, आप तो एम्स में हैं, भारी संख्या में वहां पे मरीज आते हैं, तो सर ये जो कदम सरकार ने उठाया है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गैर संक्रामक बीमारियों में कैंसर के अलावा, डायबिटीज, बीपी के अलावा और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां आती हैं जिससे कि लोग अभी भी उसके बारे में जानकार नहीं है? जी, सभी दर्शकों को, श्रोताओं को नमस्कार, और आपका भी धन्यवाद। जैसा कि ये कार्यक्रम अभी बहुत सघन रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, और जो 20 से 31 के बीच में ये कार्यक्रम संपन्न होगा, 10 दिन का कार्यक्रम है। इसमें डोर टू डोर एक प्रयास किया जा रहा है कि 30 साल के ऊपर के सभी लोगों को स्क्रीनिंग किया जाए। जैसा आपने पूछा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, मुख्यतः इसमें जैसा अभी डॉक्टर भार्गव कह रहे थे कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको एक दूसरे से छूने या उससे नहीं फैलती है, संक्रामक नहीं है, बल्कि गैर संक्रामक हैं। जैसे कि कैंसर हो गया, आपको कैंसर में बहुत तरह के कैंसर हैं, जैसे इस वाले अभियान में 3 मुख्य कैंसर जो कि आसानी से पहचाने जाते हैं उनके बारे में बात की गई है। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, जो गर्भाशय के ग्रीवा का कैंसर है, उसके बारे में जांच होगी। दूसरी जो है ब्रेस्ट, जो है छाती का जो कैंसर है महिलाओं के, और तीसरा मुख का कैंसर है। तो ये तीनों चीजें आसानी से जांच की जा सकती हैं, तो इन तीनों कैंसरों की बात होगी। साथ में डायबिटीज है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भारत जो है शुगर की बीमारियों का या डायबिटीज का कैपिटल बन गया, केंद्र बन गया है पूरे विश्व में। तो इसको जल्दी से जल्दी रोकथाम के लिए प्रयास किया जा रहा है कि इसको जल्दी स्क्रीनिंग करके पता लगा लिया जाए, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट इनका शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल इसके ठीक कहा बाद सर। हाइपरटेंशन है, और ये मुख्यतः है, ये जो इस प्रोग्राम में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और एक कैंसर की इस सब में बात की जा रही है। बाकी और सब चीजें जैसे कि मोटापा है, दमा है, गठिया है, बहुत सारे और भी ऐसी बीमारियां हैं जो नॉन संक्रामक होती हैं।
ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी सर। और डॉक्टर विजय, मैं आपके पास फिर से आ रही हूँ क्योंकि आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपने देखा होगा कि जिस तरह से कैंसर की बात हो रही है, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे वो माउथ कैंसर हो, लंग कैंसर हो, या जो भी कैंसर अभी इन दिनों चर्चाओं में है भारत देश में, 30 साल से कम उम्र के लोगों को भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। कैंसर युवा अवस्था में भी हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये 30 साल से ज़्यादा के जो लोगों के ऊपर ये जो अभियान किया जाएगा, जिनकी जांच पड़ताल की जाएगी, कम उम्र के लोगों के ऊपर भी इसकी पड़ताल करनी चाहिए? डॉक्टर विजय, आवाज नहीं आ रही है। जी, हमसे जल्द जुड़ेंगे डॉक्टर विजय भार्गव। हम डॉक्टर प्रदीप सोनी सर से ये पूछना चाहेंगे। सर, आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि क्या कम उम्र के लोगों के ऊपर जांच करना ज्यादा जरूरी है या ज्यादा उम्र के लोगों के ऊपर? नहीं, बिल्कुल। ये जो हमारी पॉपुलेशन है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, ये हेल्दी होना चाहिए। और अगर ये गंभीर रूप से किसी बीमारी से ग्रसित है तो हम जो हमारी देश को आगे प्रोग्रेस करना है उसमें पिछड़ जाएंगे जी। तो इनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो हम ये देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज अब यंग पेशेंट में भी देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली उनकी स्क्रीनिंग जल्दी होना चाहिए। सर, पर क्या आपको लग रहा है, क्या रेशो है, एक रेशो, जैसे कि आपके पास जो मरीज आते होंगे, एक रेशो आपने खुद भी देखा होगा, ये अभी भी क्या जो यंग एज है 22 से 30 के बीच की, उसमें अभी अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा ठंड में कई लोगों को हार्ट अटैक आए, दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो वो ठंड की वजह से। पर ये जो स्क्रीनिंग, ये जो अभियान चला रही है केंद्र सरकार, इसमें जो 30 वर्ष की आयु रखी है, 30 वर्ष से ज्यादा की आयु, इसमें इससे कम उम्र के लोगों के लिए क्या अभियान चलाना चाहिए या अभी इतना खतरा नहीं है? नहीं मैम, ये बिल्कुल चलाना चाहिए और मैं इसके पक्ष में हूँ। सरकार का एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और ये कम एज की उम्र के जो एक एज ग्रुप है उसमें ये होना चाहिए। ठीक है सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभियान के जो परिणाम होंगे, आपने देखा होगा कि अब स्क्रीनिंग होगी, उसका डेटा निकाला जाएगा, डेटा अपलोड किया जाएगा। हाँ, तो इसका क्या बड़ा फायदा आपको दिखाई देता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब हमारे पास डाटा होगा तो सरकार उसके लिए फिर एक लॉ बनाएगी, उसके लिए क्रियान्वयन करेगी। जब तक हमारे पास डाटा नहीं हो, सरकार कैसे नई योजना बनाएगी? ठीक है, तो मतलब इसका जो ये स्क्रीनिंग के बाद एक डेटा कलेक्शन जो होगा, उससे डॉक्टर्स को कितना फायदा, डॉक्टर्स को जो पता चलती है चीजें, उससे जल्द से जल्द मतलब इन बीमारियों को, इन मरीजों को पकड़ने में, इनको बुलाने में, इनको अवेयर करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सूर्या बाली हमसे जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्वास्थ्य बीमा हुआ, फोन नंबर है, व्यायाम की जानकारी, डायबिटीज, बीपी की बात हम आजकल आमतौर पर सबसे पहले करते हैं, तो सर इसके अलावा इस अभियान के क्या आपको फायदे नजर आते हैं? देखिए, ये जब भी आप किसी चीज को स्क्रीन करते हैं तो उस स्क्रीनिंग के बाद उसके लिए आपको सुविधाएं भी प्रदान करनी पड़ती है, जैसे कि जांच की और निदान की या उसके ट्रीटमेंट की। तो जब ऐसा करते हैं तो हम इस स्क्रीनिंग दौरान ये भी पाएंगे कि ऐसा करने से हमें कौन कौन एरिया में, किस तरह के जेंडर में, किस तरह की एज में, किस क्या क्या पैटर्न है, तो इस तरह से डिजीज का पैटर्न मिलेगा। दूसरा, फिर उनकी एक आर्थिक स्थिति है, किस सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में ऐसा हो रहा है, उनके पास बीमा की क्या स्थिति है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है। ये सिंपली एंटीबायोटिक देकर के 4 दिन 5 दिन में नहीं ठीक होती है। इन बीमारियों में बहुत लंबे खर्चे आते हैं इनके मैनेज करने में। तो सरकार इसका भी ध्यान रख रही है कि आने वाले दिनों में जब हम बजटिंग करेंगे तो देखेंगे कि हमारे किन एरियाज में ऐसे कौन लोग हैं जिनको बीमारियां हो रही हैं और उनमें कितनी जरूरत होगी बजट की। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे जो स्वास्थ्य कार्यक्रम पहले चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत का कार्यक्रम है, उसमें बहुत सारी बीमारियों को इंक्लूड किया गया है। तो क्या कुछ और बीमारियों को इंक्लूड किया जा सकता है ऐसे कार्यक्रमों में? क्या कुछ और लोगों को ऐसे में डाला जा सकता है? तो ये सब बातों का भी आकलन पैरेलल होगा और साथ में हमें एक रोबस्ट डाटा मिलेगा, क्योंकि एक इमीडिएट मतलब डाटा तुरंत ट्रांसफर होगा, जिससे कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी होने के चांसेस कम होंगे। और एक एट द एंड ऑफ डे अराउंड 6 बजे केंद्र सरकार के पास पूरा आंकड़ा रोज का रोज पहुंच जाएगा। तो अगले 10 दिनों में ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें पूरा डाटा आएगा। सरकार को बहुत अच्छी पॉलिसी बनाने में निर्णय लेंगे और एक नया प्रोग्राम को मॉडिफाई, जो अपना प्रोग्राम अभी चल रहा है, नेशनल जो कंट्रोल और प्रिवेंशन प्रोग्राम है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, उसको बेहतर ढंग से स्ट्रेंथन किया जा सकेगा और आम लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेगी।
बिल्कुल सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हाँ, डॉक्टर सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात कर लूँ। सर देखिए, जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी 90 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा होंगे। जब ये अभियान शुरू होता है उसके बाद सर, अगर हम जो जानकारी 2021 के डेटा के अनुसार मिल रही है तो देश की कुल आबादी में 30 और इससे अधिक उम्र वालों की संख्या 64% है। और ऐसे में अगर ये अभियान देखें तो 90 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा होंगे। तो सर क्या लग रहा है, जो लाइफस्टाइल आपने बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो सर लाइफस्टाइल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही, पर सर क्या जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीबी रेखा में आते हैं, क्या वे लोग भी इन सभी बीमारियों की चपेट में आते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चपेट में आ रहे हैं। हम देख रहे हैं, पहले हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन था कि जो गैर संक्रामक जो डिसीज हैं वो अर्बन एरियाज में ज्यादा होती हैं, रूरल एरिया में कम होती हैं। अब पैटर्न चेंज हो रहा है जी। अभी रूरल एरियाज में भी हमको गैर संक्रामक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिसीज हमको ज्यादा देखने को मिल रही है। रेशो लगभग बराबर हो रहा है कि जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में भी उतने ही अनुपात में हमको बीमारी देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से सर, हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट भी जुड़ गए हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर जिस तरह से अब जांच की बात आ रही है कि अब जांचें होंगी, अब बड़े पहल कर रही है सरकार की, डोर टू डोर जाके संपर्क किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, जांच की जाएगी। तो सर कैंसर की जांच के लिए तो सर काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी बड़े महंगे टेस्ट होते हैं, इसको कैसे सरकार कर पाएगी? और कैंसर जांच जो, अगर हम माउथ कैंसर की बात कर लें, सर्वाइकल कैंसर की बात कर लें, और अगर किसी के बारे में पता भी चलता है तो कैसे पता करेगा कोई भी व्यक्ति कि इनको कैंसर हो सकता है? जहां तक जांच में कॉस्ट की बात है, आप इसकी गंभीरता में जब जाएंगे तो जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, इसमें जो मुंह का कैंसर है उसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। जो हाई रिस्क पेशेंट है, जो टोबैको चोअर है, जिनको इरेगुलर डेंचर है, जिनके मुंह में पुराना लंबा नॉन हीलिंग अल्सर है, उसको एक अच्छा फिजिशियन या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है। उसमें निप्पल से कोई रिट्रैक्शन, डिस्चार्ज, एबनॉर्मल स्वेलिंग, गठान, उसको क्लिनिकली देखा जाएगा। और जब जिन महिलाओं में ये संभावित होगा कि इनको बीमारी हो सकती है, उनको फिर फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। और सर्वाइकल कैंसर के लिए जो एसिटिक एसिड टेस्ट इसमें रखा गया है, वो 2 रुपए 3 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं कर सकता। उसको एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट या एग्जामिनर जो होती हैं, वो केवल एक डाई डाल के देख सकती है कि ये कैंसर है या नहीं है। इसी तरह जो पेप स्मीयर, पेपोनोकुलस जो स्मीयर होता है, एक रशियन साइंटिस्ट ने इसको इजाद किया था, तो उसमें 2 रुपए 1 रुपए कॉस्ट आता है। तो हमेशा कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू, स्क्रीनिंग इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट। अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। जब आप उससे सिंसियरिटी देंगे, उसमें से क्वालिटी पेशेंट जो सिलेक्टेड है, जो हाई रिस्क हैं, उनको स्क्रीन करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग उसमें से ज्यादातर बेहतर मरीजों को पिक कर पाते हैं। सर ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ जो कैंसर के टेस्ट हैं वो बहुत ही कम इसमें समय में पता चल जाते हैं। जैसे माउथ कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर की बात आपने करी, सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। सर आपसे भी मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि रियल टाइम स्क्रीनिंग जो ये है, स्क्रीनिंग जो रियल टाइम स्क्रीनिंग आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या रियल टाइम स्क्रीनिंग में कैंसर की जाँच कैसे होती होगी? नहीं, जैसे मुंह का जो कैंसर है उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में 90% मामलों में हम ये समझ जाते हैं कि ये बीमारी कैंसर है। उसको कंफर्मेशन के लिए फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। हर पेशेंट को बायोप्सी की जरूरत नहीं है, हर साले को बायोप्सी नहीं करना है, हर बायोप्सी सर्वाइकल डिस्चार्ज को बायोप्सी नहीं करना है। पहले क्लिनिशियन, ज्यादातर लोग दिखाने नहीं जाते। प्रॉब्लम क्या है, ब्रेस्ट में गठान, हमारे पास पेशेंट दूसरे तीसरे स्टेज में आते हैं, चौथे स्टेज में आते हैं। ज्यादा क्लोज हिस्ट्री लेने में पता चलता है कि मुंह में छाला 6 महीने से था, ब्रेस्ट में गठान 1 साल से थी, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। हम उस पेशेंट कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं जो एजिटेशन, अवेयरनेस की कमी, स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी का इशू, इन वजहों से जो दिखाते ही नहीं है और बीमारी बढ़ती जाती है, वो लोग हम लोग जाके देखें उनको, और फिर उनको जब मोटिवेट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग जल्दी पेशेंट को कैटर कर पाएंगे और अलग स्टेज में पेशेंट को देखेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने सर कि कुछ लोग जो जिनको सिम्टम्स हैं फिर भी जाते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है, डॉक्टर के पास मिलते ही नहीं है, और फिर वो सिम्टम्स बड़े हो जाते हैं और एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई सर। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कैंसर के बारे में कि क्या कैंसर जो आज के आपने जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बताई है, कैंसर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से ही होता है या और किसी वजह से भी, या जेनेटिक भी होता है? कैसे हो सकता है कैंसर 30 से ज्यादा साल के उम्र के लोगों को? कैंसर मल्टीफैक्टोरियल है और इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है ना, वो हैबिट। इंडिया में अभी भी टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल अभी भी मुख्य कारण बना हुआ है। सर्वाइकल कैंसर एचपीवी इन्फेक्शन से होता है, वो इन्फेक्शियस भी है, हेपेटाइटिस बी और सी से भी सिरोसिस होता है, उससे लिवर का कैंसर होता है।
जेनेटिक कैंसर मोस्टली ब्लड कैंसर और जो म्यूटेशन है वो जेनेटिक भी होते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये सारे एंडोमेट्रियल कैंसर, ये ओबेसिटी से भी एसोसिएटेड है। तो मैं एक लाइन में यही कहूंगा कि मल्टीफैक्टोरियल है, उसमें जेनेटिक, हेरिडिटरी, हैबिट्स, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन, ये सभी वजहें मिलकर कैंसर करती हैं। बिल्कुल सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास आखिरी सवाल के लिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी सीमित है। डॉक्टर प्रदीप, आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि सर, जिस तरह से डायबिटीज बीपी के आप एमडी मेडिसिन हैं, तो आप ये बताइए कि डायबिटीज बीपी के लिए कौन से फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किस वजह से आजकल डायबिटीज बीपी यंग एज में ही हो रही है? क्या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सिर्फ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, या और कोई प्रॉब्लम से भी डायबिटीज बीपी हो जाता है? नहीं, मेन तो है हमारे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हैबिट फॉर्म चेंज हो रहे हैं अब, वही एक मुख्य कारण है। दूसरा जेनेटिक भी, फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज की है तो भी उसमें डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। उस केसेस में हमको स्क्रीनिंग करना चाहिए। निश्चित रूप से। सर, आपने जैसे कि बताया कि स्क्रीनिंग करना चाहिए, सर क्या डायबिटीज बीपी या जो भी प्रॉब्लम्स अभी थायराइड या जो भी चीज़ें जल्द से जल्द बच्चों से लेके युवाओं से लेके सभी में देखने को मिल रही है, क्या एक बार हो जाने के बाद रिवर्सिबल है? क्या इसको मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है? डायबिटीज अगर बहुत अर्ली स्टेज में है तो हम जो डाइट कंट्रोल है, एक्सरसाइज है, इसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, वो रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, बहुत हाई ब्लड शुगर है, HbA1c जहाँ मोर देन 7.5 है, वहाँ हमको मेडिसिन जरूरत पड़ती है और लंबे समय तक जरूरत पड़ती है। निश्चित रूप से। हमारे साथ डॉक्टर सूर्या भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी डॉक्टर सूर्या। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ इस स्क्रीनिंग के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं कराते हैं, कुछ निकल आएगा, डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जांच करवाऊं कुछ निकल आए। तो इस मेंटेलिटी को ब्रेक करना होगा, और ये स्क्रीनिंग जो हो रही है ये उसी के लिए है कि लोगों को जो फियर है कि कुछ निकल आएगा, अरे निकल आएगा तो कोई बात नहीं, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन लोग छिपाए रखेंगे तो वो उनके लिए भी बर्डन होता है, पूरी फैमिली पे बर्डन होगा और पूरे हेल्थ सिस्टम पे बर्डन बनता है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक अगर छिपाएंगे तो पूरी फैमिली पे बर्डन होगा, और जब चीज बड़ी हो जाएगी तो उसको ठीक करने में भी लंबा समय लगेगा। जो अर्ली स्टेज है उसको अगर आप दिखा देते हैं तो अर्ली स्टेज में ही इसको इलाज के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डॉक्टर सूर्या, आप एम्स में हैं, आपको क्या लग रहा है कौन से मतलब एज ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है? कौन सी प्रॉब्लम एम्स में, ऐसे कौन से मरीज आते हैं एज ग्रुप के जो सबसे ज्यादा बीमार होते हैं? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जो यंग लोगों में बीमारी जल्दी नहीं होगी, और शायद ये कार्यक्रम को जो रखा गया है वो इसलिए 30 के ऊपर रखा गया, क्योंकि 20-30 तक तो जो यंग होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा बॉडी भी नहीं होती है, नई आप कार खरीदते हो तो उसको कहाँ आप बार बार गैराज में ले जाते हो, वो तो एक, लेकिन जैसे ही कार को पुरानी होती है तो आपको रिपीटेड उसका ओवरहालिंग कराने की जरूरत पड़ती है। सेम वैसे शरीर है, तो जब ये यंग है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को होती नहीं है, बट ये प्रॉब्लम 30 के बाद कुछ ज्यादा ही आती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, स्टाइल जो लाइफ स्टाइल बढ़ जाता है, वेट बढ़ने लगता है, बहुत सारा जॉब का प्रेशर होता है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव में होते हैं, स्ट्रेस के लेवल बढ़ जाता है, उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है बहुत सारी चीजों में। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो 30 के बाद प्रोमिनेंट रूप से आने लगती हैं, और वो अर्ली स्टेज में होती हैं, इसलिए एज ग्रुप को 30 के ऊपर रखा गया है। ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस 30 के ऊपर इसको रखने का क्या कारण है, ये आपने बताया। डॉक्टर विजय भार्गव से एक आखिरी सवाल। सर, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि कैंसर की दवाई आ रही है जो कि मतलब महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। सर, कौन से इसमें उनको फायदा होगा, कब तक ये दवाई मिल पाएगी? नहीं, ये अभी भी दवाई उपलब्ध है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का, वो भारत में और विश्व में पहले से ही वैक्सीन उपलब्ध था, लेकिन ये प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल है, लोग अपने पैसे से वैक्सीन लगवाते थे, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल नहीं था। जो 6 बीमारियां, डिप्थीरिया या जो पोलियो या और दूसरे निमोनिया की वैक्सीन जो गवर्नमेंट लगाती है उसमें शामिल नहीं था। लेकिन अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो आएगा नेक्स्ट 6 मंथ में, आई एक्सपेक्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल हो जाएगा। उसमें 9 से 25 साल तक की महिलाएं विशेषकर इससे लाभान्वित होंगी, और उनमें 100% हम लोग यदि वैक्सीनेट कर दें तो सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह रोका जा सकता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर 100% HPV वायरस से एसोसिएटेड होता है। निश्चित रूप सर, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर विजय भार्गव, डॉक्टर प्रदीप सोनी, डॉक्टर सूर्या बाली, आप तीनों का बहुत शुक्रिया
जैसा कि आज आपने देखा समझा कि क्यों ये स्क्रीनिंग ये अभियान जरूरी है। देश में 80% मौतों का जिम्मेदार डायबिटीज, बीपी, कैंसर और अन्य ये रोग हैं। देश में हर दिन इन रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में 80% से अधिक मौतों का कारण गैर संक्रामक रोग हैं। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।